पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। यहाँ पर कुछ सेल दी गई होंगी, उनको हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे और उनके इक्विवेलेंट सेल को फाइंड आउट करेंगे। इक्विवेलेंट सेल वो सेल कहलाती है जो वही काम करे जो दी गई गिवन सेल काम करती है। सपोज हमारे पास दो सेल हैं जिनके EMF E1 एंड E2 हैं और इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 हैं। उनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया और उन दोनों सेल से सपोज I करंट बाहर निकलता है, तो हम एक सेल ले आएंगे जिसका EMF मान लेंगे E इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस मान लेंगे R इक्विवेलेंट। और अगर इस इक्विवेलेंट वाली सेल को हम उन्हीं टर्मिनल से कनेक्ट करें जहां पर वो दोनों सेल कनेक्ट होंगी, तो वो अगर सेम करंट I ड्रॉ करती है, तो ऐसे केस में वो सेल जिसको हमने इक्विवेलेंट सेल माना वो दोनों सेल की इक्विवेलेंट सेल कहलाएगी। सपोज हमारे पास दो सेल हैं, इसका EMF E1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका EMF E2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और इन दोनों को हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। और इधर कोई पॉइंट A है, ये आगे जा रहा है वायर, आगे नेटवर्क है, उसमें I करंट इधर से जा रहा है और यही I करंट वापस I इधर आएगा। I में से इधर थोड़ा सा I1 इधर चला आएगा, I2 इधर चला आएगा, ये I1 आगे बढ़ेगा, ये I1, ये I2 और ये I2। यानी बेसिकली I1 यहाँ से निकला, I2 यहाँ से निकला, दोनों मिलकर ये I चला गया और वापस ऐसे आ गया। ये दो सेल पैरेलल में कनेक्ट हैं। हमें इन दोनों सेल की इक्विवेलेंट सेल निकालनी है जो कहाँ कनेक्ट हो, इन्हीं दोनों टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्ट हो। इसको मान ले रहे हैं B1 और इसको मान ले रहे हैं B2, राइट। सो इन दोनों के अक्रॉस कनेक्ट हो तो वो कहलाएगी इक्विवेलेंट सेल। यानी ये है E इक्विवेलेंट EMF की सेल और इसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट और ये कनेक्ट है A और B के अक्रॉस। और अगर इसमें करंट I चल रहा है तो ये सेल, ये वाली सेल इन दोनों के इक्विवेलेंट कहलाएगी। जरा इस सेल के बारे में लिखिए। इस सेल के पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखा जाएगा, VB1 माइनस VB2 इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, राइट। और VB1 और VB2 माइनस को बोलेंगे इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और लेटर से वो पोटेंशियल डिफरेंस है V, सो V इक्वल टू E माइनस I1 R1। इसी तरीके से जब इसके बारे में लिखेंगे तो इसके बारे में यही लिखा जाएगा, VB1 माइनस VB2 इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, और फिर V1 माइनस V2 की जगह पे फिर से V लिख दिया जाएगा। यानी कि सिमिलरली V इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। यहाँ से अगर मैं I1 की वैल्यू निकालूं, I1 की वैल्यू, तो देखिए I1 की वैल्यू कितनी होगी, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, यानी ये होगा E1 माइनस B और R1 डिवाइडेड बाई। क्या यहाँ से देखिए I1 की वैल्यू ये होगी, I1 R1 को इस साइड ले आएंगे, B को इस साइड ले आएंगे, E1 माइनस B हो जाएगा और R1 इसके साथ मल्टीप्लाई है सो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम I2 लिखेंगे तो वो होगा E2 माइनस B अपॉन R2। यहाँ पर V1 V2 क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों सेल कैसे कनेक्ट हैं, पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं आ रहा है। तो I1 I2 की वैल्यू ये हो जाएगी, राइट। अब देखिए यहाँ से जो I करंट चला था, इसी में से I1 ऊपर गया था, इसी में से I2 नीचे आया था। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी जो I है वो I1 प्लस I2 की इक्वल है, राइट। तो जरा वैल्यू रखिए, I इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है, E1 माइनस B अपॉन R1 प्लस E2 माइनस B अपॉन R2। I R1 से डिवाइड करिए, E1 अपॉन R1 माइनस B अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस, ये देखिए V1 अपॉन R1 माइनस B अपॉन R1, V कॉमन ले सकते हैं तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। फिर समझना, E1 अपॉन R1
माइनस वी अपॉन आर वन, माइनस वी अपॉन आर वन, फिर प्लस का E2 अपॉन R2, E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, V को एक साइड निकालेंगे, बाकी सब एक साइड लेके जाएंगे। V को इधर लाइए, V, और देखिए इसको सॉल्यूशन बनाएंगे। R1 R2 क्या बन जाएगा इसका LCM, R1 R2 ऊपर आएगा R2 प्लस R1 इक्वल टू E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 माइनस I। क्या ये बनेगा? इस चीज को इधर ले जाइए, V इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन, इसमें जरा इन दोनों को सॉल्व कर लें, R1 R2 E1 R2 प्लस E2 R1, दोनों का एलसीएम लिया तो हो गया R1 R2 E1 R2 E2 R1, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब इस चीज को इस साइड ले जा रहे हैं, तो जो डिवाइड है वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड, और जो ये है न्यूमरेटर में वो कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, R1 प्लस R2, R1 R2 ऊपर, ये ऐसे माइनस I टाइम्स जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर पहुंचेगा, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में पहुंचेगा, R1 प्लस R2, राइट। यहां से देखिए R1 R2 कैंसिल, सो V इक्वल टू E1 R1 प्लस E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I टाइम्स R1 R2 upon R1 plus R2. This is the equation for terminal potential difference of these two cells. Right? अब जरा इसके बारे में लिख के देखें। देखिए इक्वेशन बन गई है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, जब हमने दोनों सेल को कनेक्ट किया था। This is the equation for terminal potential difference like this. अब जरा इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो उसके लिए होता था। ये इक्वेशन क्या बनेगी, V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ये वो सेल है जो दोनों को हटा के लगाई गई है, जिसका EMF हमने E इक्विवेलेंट माना, रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट माना, और उन्हीं टर्मिनल के बीच लगाएगी जहां पर वो लगाई गई थी। और अगर ये सेल उतना ही करंट ड्रॉ करती है जितना वो करती है, तो ऐसे में ये इक्विवेलेंट कहलाएगी। तो हमने माना कि ये उतना ही करंट ड्रॉ करती है, तो इसके लिए ये इक्वेशन बनेगी। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में V बराबर ये है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में B इक्वल टू ये है। इसका मतलब ये चीज भी आपस में इक्वल होंगी। तो इक्वेशन 1 और 2 से दोनों को इक्वेट कर दीजिए। सो E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो गया, राइट। अब दोनों कंपेयर करिए, E इक्विवेलेंट की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा है ये, यानी अगर दो सेल सीरीज में लगी हैं तो उनको हटाइए और ये चीज लगाइए, क्या उसका EMF कितना होना चाहिए, इस चीज को सॉल्यूशन करिए, जितना ये आंसर आ जाए उतनी EMF की सेल लगाइए। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जबकि सीरीज में कैसा आ रहा था, सीधा सीधा आ रहा था, E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन, और रेजिस्टेंस आ रहा था R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन। यहाँ पर E इक्विवेलेंट कुछ ऐसा आ रहा है, R इक्विवेलेंट कुछ ऐसा आ रहा है। इसे देखिए थोड़ा सॉल्व करते हैं और इसको रिलेट करते हैं, जो हमने पैरेलल में पढ़ाया वही हो गया है कि नहीं। जरा इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा
इसका रेसिप्रोकल होगा तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा। R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 डिवाइड करेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1। इसको इसमें से डिवाइड करेंगे तो R1 कैंसिल हो जाएगा, जब ये करेंगे तो R2 कैंसिल हो जाएगा। यानी सिंपल सिंपल क्या बना, R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बताइए रजिस्टर दोनों साइड के कैसे थे, पैरेलल में। पैरेलल में आंसर कैसे आता था रजिस्टर वाले कॉम्बिनेशन में, रेसिप्रोकल करके। यहाँ पर भी तो रेसिप्रोकल करके आ रहा है, यानी रजिस्टर का याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही था। ई इक्विवेलेंट कितना है, ये है E1, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, E1 R2 E1 R2 और E2 R1 ये R1 है, E2 R1, राइट। अब इसमें दोनों साइड में R इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दीजिए। E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इधर डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड करेंगे। E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये तो पहले से ही लिखा है। अब इसमें डिवाइड किससे करेंगे, R इक्विवेलेंट से। R इक्विवेलेंट कितना है, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। जब ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2। R1 प्लस R2 कैंसिल, इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा E1 R1 अपॉन R1 R2। इस R2 से ये R2 कैंसिल हो जाएगा, so this becomes equal to R equivalent of equivalent upon R equivalent equal to E1 upon R1 और जब इसमें को डिवाइड करेंगे इससे इसको डिवाइड करेंगे तो R1 कैंसिल हो जाएगा प्लस E2 R2। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, या सिंपली आप ऐसे याद रखिए या ऐसे याद रखिए। इसमें रखने में ये सुविधा है कि अगर हमारे पास 3 सेल हुई, 4 सेल हुई, 5 सेल हुई तो ये बहुत बड़े एक्सप्रेशन चलते रहेंगे। यहाँ पर सिंपली E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R3 E3 अपॉन R3 प्लस 1, राइट। और रेजिस्टेंस का वैसा है। So this is the combination of cell. Thank you.